नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। आज मैं आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं रिक्त स्थान है वह समझाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। संयोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ संयोग में उपसर्ग संधि विच्छेद करने पर होगा सम प्लस योग। तो यहाँ इसमें मैंने हलंत लगा दिया है, ये सम प्लस योग, यहाँ उपसर्ग सम हो जाएगा। फिर है ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ओढ़नी शब्द प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ओढ़नी ये बना है ओढ़ना क्रिया से, तो ओढ़ना का ना हटाया और नी लगाया, तो बताइए कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय। तो ये दूसरा ब उत्तर हो जाएगा। फिर है लेखिका मन्नू भंडारी के पिता की कमजोरी थी, क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। पिता की कमजोरी जो थी वो थी गोरा रंग। गोरा रंग मन्नू भंडारी के पिता की कमजोरी थी, इसीलिए तो वो बड़ी बहन सुशीला से उसकी तुलना किया करते थे, क्योंकि सुशीला वह गोरे रंग की थी। और याद रखिए इस पाठ में एक यहाँ पर आया है, बट पिता की जो है दुर्बलता क्या थी। अगर दुर्बलता शब्द आ जाए तो यश लिप्सा होगा। पिताजी की जो दुर्बलता थी वो यश लिप्सा थी। एक सिद्धांत भी आया था, आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, समाज में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसका मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। ऐसा एक सिद्धांत पिताजी ने, मन्नू भंडारी के पिताजी ने बताया था, और इसके कारण से 2 बार वह बच गई थी। तो साथियों दुर्बलता तो हो गई यश लिप्सा, और कमजोरी यहाँ लिखा हुआ है तो ये हो गया गोरा रंग। फिर है मन्नू भंडारी ने ककहरा किस स्कूल से सीखा था। तो देखिए साथियों फंसाने के उद्देश्य से देखो यहाँ हाई स्कूल लिख दिया, इधर देखो हाई स्कूल लिख दिया। तो देखिए वास्तव में सावित्री गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने ककहरा सीखा था। सावित्री गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने ककहरा सीखा था, जो 1 वर्ष पहले ही कॉलेज बना था, पहले ये स्कूल ही था। फिर है निम्नलिखित में से यशपाल की रचना कौन सी नहीं है। तो साथियों यशपाल की रचना ये तो है फूलों का कुर्ता, मैंने याद किया हुआ है, ज्ञान दान तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ये रचनाएं यशपाल की है। तो फूलों का कुर्ता है, झूठा सच भी है, तर्क का तूफान भी है। महाभोज उपन्यास है, ये मन्नू भंडारी का है, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है, तो यही सही उत्तर होगा। साथियों ये जो आंसर लगाए हुए ना राइट के, ये मेरे नहीं लगाए हुए हैं, ये किसी विद्यार्थी का पेपर मैंने लिया है। तो आप केवल ध्यानपूर्वक सुने और फिर उसके बाद ये उत्तर सही ध्यान में लगाएं। तो देखिए महाभोज उपन्यास है वो मन्नू भंडारी का है, ठीक है। तो ये यशपाल की रचना नहीं है। फिर है नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से खालिस्तान आंखों से, कैसी आंखों से देखा। तो देखिए चमकती आंखों से आंसर नहीं है, जो किताब में पंक्ति है देखिएगा, ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़ा ही आश्चर्यजनक, बड़ा शानदार सवाल मैंने पुट किया है, पिछली बार के मेरे ही बनाए हुए पेपर है। निराश आंखों से नहीं देखा, निश्चल आंखों से नहीं देखा, तो देखिए गुलाबी आंखों से इसका आंसर होगा। क्या होगा, गुलाबी आंखों से, सोच भी नहीं सकते वैसा उत्तर है। तो मैंने इसीलिए छांटा था, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। फिर है युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। युमथांग घाटी की ये विशेषता है कि यह घाटी फूलों से भर जाती है। तो देखिए साथियों यहाँ इसमें देखो ये वाला आंसर हो सकता था प्रियोता, और आगे हो जाता अगर रूडोडेंड्रो हो जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ गुज्जारे यानी गुलजारे लिखना था जो गलत हो गया ये। तो यह घाटी फूलों से भर जाती है, ये सटीक उत्तर है, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। लायुंग की सुबह कैसी थी। तो देखिए बेहद शांत और सुरम्य, बादलों से युक्त, सम्मोहन जगाने वाली और शीतल करने वाली। तो साथियों इसका आंसर होगा बेहद शांत और सुरम्य थी। पाठ ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आपको आसानी से आ सकते हैं। फिर है निराला की कविता उत्साह में बादल किसका प्रतीक है। देखिए युवाओं का भी हो सकता है, पौरुष का भी हो सकता है, क्रांति का भी, लेकिन सही उत्तर इसका होगा पौरुष और क्रांति दोनों का। तो पौरुष और क्रांति दोनों का है बादल प्रतीक है। फिर है निराला कौन से छंद के जनक माने जाते हैं। तो निराला जी है वह मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष, अरे आपको याद कराया हुआ है मेरा, पिछले मेरे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 रुपए का प्रसाद है वह हमने चढ़ाया काशी में। 11 रुपए का प्रसाद काशी में हमने चढ़ाया। तो बताइए कितने बचे थे, 1900 में से 11 कम हुए तो 1889। तो इनका जन्म हुआ 1889 में। फिर है आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आत्मकथ्य कविता हंस में प्रकाशित हुई 1932 में हुई। कितने में हुई, 1932 में। तो देखिए आसानी से याद आ जाएगा, है उल्टा उल्टा कर दोगे तो ऐसे 3 जैसा हो जाएगा, और ये सह का ये पहली है ये रह, इसको आप कर दोगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे और देखते हैं।
आगे चलते हैं साथियों, देखिए रिक्त स्थान है, खाली स्थान काम आएंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का खाली स्थान बदल देते हैं। तो क्या बदलते हैं? अर्थ बदलते हैं। तो साथियों तीन जगह खाली स्थान आ सकता है। एक तो आरंभ को खाली स्थान में करके दे सकते हैं, यहाँ पर उपसर्ग को खाली स्थान में डालकर दे सकते हैं। तो ये तीनों जगह याद रखिएगा, उपसर्ग, आरंभ और अर्थ, ये तीनों खालिस्तान में आते हैं। इनमें से कोई सा भी खालिस्तान आपको दिया जा सकता है। शेष पैराग्राफ पूरा, शेष पंक्ति पूरी दी जाएगी। फिर है हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो साथियों तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं और तीन ही प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तीन प्रकार के प्रत्यय और तीन प्रकार के उपसर्ग कैसे होते हैं देखिए सुनिए। संस्कृत के, फिर उसके बाद हिंदी के और फिर उसके बाद विदेशी। तो ये तीन प्रकार के ही तो उपसर्ग है और ये तीन प्रकार के ही प्रत्यय हैं। फिर है विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय। तो देखिए विशेषण शब्दों के अंत में, अब तो देखो एक ही सवाल है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक तो जुड़ते हैं क्रिया के पीछे जो कि कृत प्रत्यय होते हैं, और दूसरे वाले होते हैं जो तीन प्रकार के शब्दों के जुड़ते हैं। क्रिया को छोड़ के विकारी शब्दों में कौन से बच गए? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो साथियों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो इसमें केवल देखो विशेषण का पूछा है, अगर संज्ञा भी पूछ लेते यहाँ पर तो भी तद्धित होता, सर्वनाम यहाँ लिख करके पूछ लेते तो भी तद्धित आंसर होता, और विशेषण यहाँ लिख करके पूछा गया है तो भी यहाँ पर सीधा आंसर यहाँ पर भरा जाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाते। ये देखो ये गलत भरा हुआ है यहाँ पे, ये बच्चों का किया हुआ है। फिर आगे देखिए, फिर है खिलाड़ी शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है खेल। मूल शब्द क्या है? खेल। और फिर प्लस करके है आड़ी। फिर है, क्योंकि रूप बदल जाता है, इतिहास प्लस इक्का ऐतिहासिक होता है, समाज प्लस इक्का सामाजिक होता है। तो वापस जब हम उसमें से प्रत्यय निकालेंगे तो वापस वो समाज नहीं रहेगा, वो समाज हो जाएगा। तो ठीक है। फिर है बोली शब्द में बोलना क्रिया है। बोली शब्द में बोलना क्रिया है एवं ई खालिस्तान कौन सा प्रत्यय है? यहाँ बोलना क्रिया के पीछे जो कौन सा, बताओ क्रिया के पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है? तो क्रिया के पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है? कृत प्रत्यय। तो यहाँ आएगा कृत प्रत्यय। ये ई कौन सा प्रत्यय है साथियों? कृत प्रत्यय है। समझ में आ गया। फिर है पर्याय शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो पर्याय के अंदर संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आय। परि छोटी की मात्रा, परि में छोटी की मात्रा, धन आय, तो यहाँ परि उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। अब अगला पेपर देखते हैं, उसमें भी छोटे छोटे प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए नयन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अयादि स्वर संधि है, तो इसमें ए ऐ ओ औ से अन्य स्वर मिलते हैं। तो यहाँ आएगा ने धन अन, तो ये हो जाएगा ब आंसर, ने धन अन, नयन। ठीक है। किस शब्द में संधि है ही नहीं, यानी संधि नहीं है, तीन में संधि है एक में नहीं है। तो देखिए नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नम है प्लस ते, इसका मतलब यहाँ विसर्ग संधि है। फिर है उन्नति का होता है उत प्लस नति, तो यहाँ हो जाएगा व्यंजन संधि। फिर उसके बाद में इसमें होगा शयन में शे धन अन, यानी शयन, यहाँ अयादि स्वर संधि। परा प्लस जय, तो देखिए इसके अंदर कोई संधि नहीं हो रही, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मूल शब्द ये रहा। तो इस प्रकार से इसमें कोई संधि नहीं है, आंसर हो जाएगा द। फिर है सूरदास ने पद किस भाषा में लिखे हैं? तो सूरदास है कृष्ण भक्त कवि थे, और ज़्यादातर कृष्ण भक्त कवि है उनके ब्रज भाषा के पद है। तो ये देखिए ब्रज भाषा का आंसर इसमें हो जाएगा। फिर है भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास के किस महाकाव्य से है? तो देखिए सूरसागर से है। भ्रमर गीत सूरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सुंदरकांड के किस कांड से लिया गया है? तो देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहला ही कांड से लिया गया है, और पहला कांड है इसमें बालकांड, यानी बालकांड से लिया गया है। जनकपुरी से ये आया है, जब विश्वामित्र ऋषि दोनों को, राम लक्ष्मण को, वहां पर जनकपुरी में सीता स्वयंवर प्रसंग में ले गए थे। फिर है भृगुसुत शब्द से क्या तात्पर्य? भृगुसुत है वह परशुराम जी को कहा गया है, भृगु ऋषि का पुत्र। फिर है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? नेताजी का चश्मा एक कहानी है, तो ये हो गया कहानी, द आंसर हो जाएगा। फिर है नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, जिसको बस्ट कहते हैं, तो वह थी। फिर है बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? मुखाग्नि पतोहू ने, पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधु ने दी। फिर है बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो बाल गोविंद भगत पाठ है कौन सी विधा है साथियों? तो देखिए ये होगा रेखा चित्र, रेखा चित्र इसका हो जाएगा।
फिर देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रामनामा बही में लेखक शिवपूजन सहाय के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो देखो, बही में लिखते थे वो 500 बार लिखते थे, और 500 बार लिखने के बाद में फिर छोटे छोटे कागज के अंदर 1000 बार लिखते, और फिर उनको आटे की गोलियों में डाल करके गंगा नदी में मछलियों के लिए डालते थे। फिर है, भोलानाथ के पिताजी, तो ये याद रख लीजिएगा, 500 बार तो रामनामा बही में लिखते थे और 1000 बार की जो बनाते थे वो गोलियां आटे की बनाते थे। फिर भोलानाथ के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो साथियों, भोलानाथ के पिताजी उन्हें गोरस और भात खिलाते थे। ये द आंसर होगा, तो गोरस और भात खिलाते थे। इसमें जो आंसर हो आप मत देखिएगा, क्योंकि ये बच्चों के लगाए हुए हैं। फिर है, अविकारी शब्द ही क्या कहलाते हैं? अविकारी का दूसरा नाम बताइए। अव्यय शब्द कहलाते हैं, अव्यय जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। फिर है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई खालिस्तान नहीं होता, अविकारी। देखिए दोनों ही एक ही प्रश्न है लगभग, है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? कोई क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा परिवर्तन नहीं होता है। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद खालिस्तान, क्या होगा बताइए? एक विशेषण हो तो दूसरा क्या आएगा? विशेष्य, विशेष्य हो जाएगा, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ विशेष्य शब्द आ जाएगा। फिर है, जैसे काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में काला तो विशेषण है। अब बताइए घोड़ा क्या है? ये मत कह दीजिएगा कि घोड़ा एक जानवर है, दिमाग में यही आया होगा, घोड़ा यहाँ पर विशेष्य होगा। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखिए ये से आएगा विशेष्य, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, घोड़ा है वह विशेष्य होगा। ठीक है, ये विशेष्य और लिखना आपको। फिर है, चतुरानन और त्रिनेत्र शब्दों में कौन सा समास है? तो देखिए, चतुरानन है वह ब्रह्मा जी को कहते हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहते हैं, यानी अन्य अर्थ निकल रहा है। अन्य अर्थ जहाँ निकलेगा वहाँ कौन सा समास होता है? पहले से ही पता चल जाएगा, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, तो दूसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास सही है। फिर है, सब कुछ होम देना, मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ न्यौछावर कर देना, सब कुछ समर्पित कर देना। फिर है, दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ होता है सही न्याय करना या उचित न्याय करना। ठीक है साथियों, अब अगले पेपर का जो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब देखते हैं साथियों, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो नदी है वह जातिवाचक संज्ञा है, पंखा जातिवाचक संज्ञा है, कुत्ता भी जातिवाचक संज्ञा है, जयपुर एक नाम है शहर का, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी संबंध दर्शाने वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए, कुछ, कुछ तो यहाँ अनिश्चयवाचक है। फिर उसके बाद में है वहाँ, वहाँ पर आप है स्थानवाचक ले लीजिए, वैसे संबंधवाचक सर्वनाम ये नहीं है। फिर है, वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो साथियों देखिए, आधुनिक कबीर मंगलेश डबराल तो नहीं है, नागार्जुन कवि को ही आधुनिक कबीर कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है साथियों? ये आपको कमेंट करना है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? ये दोनों के बारे में आपको लिखना है कि इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो नहीं बताऊंगा। फिर निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी रचना है वह नागार्जुन की नहीं है? तो देखिए, इसमें तुमने कहा था सतरंगी पंखों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? इनमें से कौन सा आंसर होएगा? चेक कीजिए। तो साथियों देखिए, इसका ये आंसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नागार्जुन की ये रचना नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है, मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। तो साथियों, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सीधी बात यह है, जब अपने हिंदुस्तान का डब्बा खुला उसके 1 साल बाद। तो हिंदुस्तान की आज़ादी का है वह आज़ादी, वह पहले गुलाम था, तो आज़ादी का डब्बा खुल गया और आज़ादी हमें मिल गई। तो 1948 में इनका जन्म हुआ, 1 साल बाद, मंगलेश डबराल 1948। फिर है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है, प्राचीन काल से रेखांकित शब्द का से बताना है। तो रेखांकित गरज है, गरज का मतलब है बहुत ही ऊंचा स्वर, ऊंची गंभीर आवाज। तो यह आंसर हो जाएगा ऊंची गंभीर आवाज। ठीक है, फिर है, बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम क्या था? तो साथियों बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम देखिए, इनमें से कौन सा था? जल्दी से बताइए। तो साथियों, इनके गुरु का नाम अली बख्श था।
तो देखिए इमाम हुसैन कोई नाम आया नहीं, पैगंबर बख्श उसके पिताजी थे, सादिक हुसैन है इसका नाम है मामा, और अली बख्श है ये इनके गुरु थे। ठीक है। फिर वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रों में कौन से वाद्यों में माना गया है? इसे संगीत शास्त्र में सुशिर, सुशिर का मतलब होता है फूंक कर बजाए जाने वाले, तो जाहिर सी बात है शहनाई को फूंक कर बजाया जाता है और इसीलिए ये सुशिर वाद्य है। फिर अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास में प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उस व्यक्ति के बारे में बताया ना तो वह सभ्य व्यक्ति कहलाता है, यहाँ सभ्य आंसर हो जाएगा। फिर है किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीत गया? मजदूरों के लिए हमेशा पूरा जीवन लगा देने वाले थे कार्ल मार्क्स। ठीक है। फिर उसके बाद में है लेखक ने हिरोशिमा में रेडियम पदार्थ से आहत लोगों को कहाँ देखा था? तो देखिए अस्पताल में देखा था। फिर है लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? लेखक जब भारत लौट आया और रेलगाड़ी में बैठे बैठे उसने फिर कविता लिखी, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थान, तो देखिए साथियों प्रत्यय शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है, तो प्रत्यय शब्द में ये तो देखो गलत लिखा हुआ है जो बच्चे ने लिखा है, तो प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संधि विच्छेद कर लो तो इसमें आ जाएगा प्रति, प्रति धन अय, तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया, प्रति धन अय। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। तो यह है जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर खालिस्तान संकेत करते हैं। कैसा संकेत करते हैं बताइए? निश्चित संकेत करते हैं, यहाँ आ जाएगा निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है तुलना की दृष्टि से विशेषण की खालिस्तान अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है साथियों? 3 अवस्थाएं होती है, आपने पढ़ी होगी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपने अंग्रेजी में जिनको पढ़ा होगा गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है। तो ये तीनों ही 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, विशेषण की 3 अवस्थाएं। फिर सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ने वाले, देखो पिछली बार पूछा था सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले, अब वही परिभाषा है, बस शब्द चेंज किया है, सर्वनाम कर दिया, तो यहाँ आंसर तो वही आना है तद्धित प्रत्यय। यहाँ आंसर तो क्या आएगा? तद्धित प्रत्यय ही आएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर। अगर कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ये गलत लिखा हुआ, देखिए सकर्मक, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, तो सकर्मक सही लिखना सीख लीजिएगा। फिर है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो साथियों क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में कुछ कहा जाता है, धातु कहते हैं। ठीक है। तो साथियों अब अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। ये देखिए ये 40 अंकों का ही था, छोटा प्रश्न था, पत्र था हाफ में। मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है? मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही है। उत्साह कविता में किसका आह्वान किया था? बादलों का आह्वान था। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आसमान समान में आंखें चुरा ली, किसने? लेखक ने चुरा ली थी। मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? मन्नू भंडारी, देखो इसको आसानी से याद करवा देता हूँ, भय का भानपुरा, भय का क्या होगा? भानपुरा, और मैं का क्या हो जाएगा? मन्नू का मंदसौर, ये हो गया मंदसौर। तो याद हो गया, उल्टा करके भय का भा भानपुरा, मैं का मन्नू का मंदसौर, इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर लेखिका ने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे बताया था? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कटाओ को बताया था। फिर यण संधि का उदाहरण देखिए, तो यण संधि में क्या होता है? यह का नियम, तो जहाँ यह वह और रह बनेगा वहां पर यण हो जाएगी। तो देखिए रमेश का संधि विच्छेद करें तो रमाधन ईस होता है, यहाँ ए की मात्रा आ रही है तो ए ओ अर है, वह आपके गुण स्वर संधि में होती है। फिर मतेक के जहाँ एक मात्रा की 2 मात्रा हो जाए यानी वृद्धि स्वर संधि हो गई। यहाँ विद्यालय में आ बन रहा है, आ दीर्घ होता है तो दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देखिए यहाँ सु धन आगत होता है तो सु, इसका उ और आ, ये उ और आ मिलकर के बन रहा है वाह, तो यहाँ पर वह का आगमन हो गया, वह का आगमन यह नियम लागू हो गया, वह आगमन होते ही यण स्वर संधि हो गई। ठीक है साथियों आगे चलते हैं। दुर्गम के अंदर कौन सा उपसर्ग? देखिए दुर, दुर उपसर्ग हो गया। उपसर्ग शब्द के खालिस्तान में जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं बताइए? आरंभ में या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये दोनों में से एक शब्द लिख दीजिएगा, दोनों लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों इसके अंदर बांस या कवि नागार्जुन ने बांस और बबूल किसे कहा है? तो देखिए किसे कहा था बांस और बबूल? स्वयं को ही कहा था। फिर संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को नहीं ऊंचा उठाया जाता, ऐसा क्या होता है? ऐसा संगीतकार की इंसानियत होती है।
क्योंकि वह अपने मुख्य गायक का साथ देना चाहता है। फिर है शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान साहब के गुरु कौन थे, यह अभी पहले ही आ चुका है, अली बख्श थे। फिर उसके बाद में अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वह सभ्य कहलाता है। फिर किस नदी में बम फेंक कर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे, ये बात आप देखिए असम के आसपास की थी, तो और असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मछलियां मार दिया करते थे। कौन से पार्ट से पता है, तो इस अगर पता नहीं है तो साथियों एक बार कोशिश करें, ढूंढें और कमेंट करें कौन सी नदी में ये ब्रह्मपुत्र कौन से वहाँ पर कौन से राज्य में ये मछलियां मारते थे और कौन से पाठ का ये प्रश्न है। फिर लेखक अगेय ने हिरोशिमा कविता कब लिखी थी, तो लेखक अगेय ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर रेलगाड़ी में लिखी थी। फिर देखिए मैंने सारे प्रश्न आ चुके हैं पहले भी, यह पुस्तक मेरी है, तो अब देखिए यह पुस्तक में यह अंडरलाइन क्या है, ये क्या है, तो साथियों ये आपके विशेषण है, कौन सा है, संकेतवाचक विशेषण, इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। फिर है जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ही नहीं होता, कर्म प्रयुक्त नहीं होता इसका मतलब अकर्मक क्रिया होती है। फिर है मोहित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना यानी पीछे लगा हुआ, तो इत प्रत्यय यहां आ जाएगा। देखिए साथियों ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, तो उसके बारे में भी जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है साथियों, इक प्रत्यय, तो ये इसमें हो जाएगा से। फिर है सप्तर्षि शब्द में समास है, सप्तर्षि यानी सात ऋषियों का समाहार या समूह है, तो यहाँ आ जाएगा द्विगु समास, यानी संख्यावाची है ना, इसलिए द्विगु समास होगा, अन्य अर्थ नहीं निकलता है सप्तऋषियों में। फिर है बड़भागी किसे कहा गया है, तो साथियों बड़भागी उद्धव जी को कहा था गोपियों ने उद्धव तुम हो अति बड़भागी। फिर है रे नृप बालक कालबस, पंक्ति में नृप बालक यानी राजा का पुत्र किसे कहा गया है, यहाँ लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने कहा था, तो यहाँ लक्ष्मण को कहा गया है। फिर आभा, आभा का क्या अर्थ होता है, तो आभा का मतलब होता है चमक, आभा का शब्द अर्थ का अर्थ होता है चमक, इसको मत देखिएगा ये गलत है, ठीक है, चमक को कहा गया है। फिर है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन से हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश है, ये सही उत्तर हो गया। फिर है संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया, किसने नहीं दिखाया, नवाब साहब ने नहीं दिखाया, ये आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, मन्नू भंडारी कितने भाई थे, टोटल मिलाकर के 5 भाई बहन थे। फिर है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अज्ञेय जी हैं। फिर है रमेश शब्द खालिस्तान संज्ञा है, तो बताइए साथियों रमेश कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नाम है ये, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वह जा रहा है रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, वह जा रहा है, तो देखिए ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक हो गया, अन्य भेद हो गया अन्य पुरुष। फिर है कोयल मीठा गाती है, वाक्य में खालिस्तान विशेषण है, बताइए कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। फिर है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, तो बताइए कौन सी क्रिया होगी, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों मैंने जैसा भी प्रयास हुआ है अच्छे से अच्छा प्रयास करते हुए आपको लगभग सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह करवा दिए हैं, और जितने मेरे पास उपलब्ध थे, मेरा एक ही प्रयास है आपके अच्छे से अच्छे अंक आए, ये उद्देश्य रहता है। तो साथियों शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आगे आने वाली कक्षाओं में भी, कक्षा 11-12 में भी आपको बहुत अच्छे वीडियो ऐसे ही पेपर की श्रृंखला के रूप में आपको मिलेंगे। तो साथ दें, धन्यवाद, जय सिया राम।